नमस्कार दोस्तों। भाई आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो बात करने के लिए आया हूं मैं, वो 28 लाख पूर्व सैनिकों से 7.5 लाख माता बहनों से, और उस बात का जवाब आप लोग कमेंट करके देना भाई, ऐसे नहीं मत देना। क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों की, अपनी समानता की, अपने आत्मसम्मान की बात भी कमेंट करके नहीं दे सकते, तो किससे आप उम्मीद रखे हुए हो कि आपको ओआरपी दे दी जाएगी, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कर दी जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख कर दी जाएगी, ऑलरेडी नायब सूबेदार को ग्रेड पे की बढ़ोतरी हो जाएगी, कैंटीन में, क्लिनिक में समानता हो जाएगी। किससे उम्मीद करे हुए? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्योंकि खुद आप लोग अपने अधिकारों की बात नहीं करते, और मेरे जैसे 2% के यूट्यूबर, मैं खुद बोल रहा हूं अपने आप को, जो कोट टाई पहन के आगे अच्छा सा स्टूडियो रखे प्रतिदिन हजारों वीडियो में आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, भ्रमित कर रहा है, आप लोगों को उस रास्ते पे जाने नहीं दे रहा जिस रास्ते के ऊपर आपकी जायज मांगे रखी है। मैं कोटाई नहीं पहनता भाई, मैं तो सीधी सी बोलता हूं, देसी भाषा बोलता हूं अपने, किसी को समझ में आए या ना आए। मैं मेरा मेन मकसद यह है कि पूर्व सैनिकों को आत्मसम्मान मिले, और जो सर्विस के दौरान हैं उनकी आत्महत्याओं पर रोक लगे। जितने शहीद नहीं होते उससे ज्यादा तो आत्महत्या कर जाते हैं तीनों सेनाओं में। मैं नहीं बोल रहा, गूगल कर लेना। रक्षा मंत्री और राज्य रक्षा मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बोलता है, और किन के कारण आत्महत्या होती है वो आप लोगों को बेखूबी पता है। मेरे से नाम मत को आओ यहां पे। आज बात करने के लिए आए हैं हम, और कमेंट में जवाब देते रहना। अगर मैं गलत हूं तो भाई, अगर मैं गलत हूं तो मेरा कमेंट में मेरा जवाब देना। अगर हो सके तो मैं गलत हूं तो भाई गाली भी दे देना, मैं स्वीकार करूंगा। ओ आरोपी बनाम मोदी, टाइटल भी है। सुबह कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में खुलासा कर दिया था। अब भाई मोदी जी के बारे में सुन लो दो चीज, तो सारे खुश रहेंगे जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अंधभक्त तो सभी हैं, पर मैं सबको खुश रखना चाहता हूं, इस पार्टी वाला को, उस पार्टी वाला को, और सबकी आंखों से मोतियाबिंद निकाल के छोड़ दूंगा। मेरा नाम कपिल फौजी है। ओआरपी बनाम मोदी जी। मोदी जी 2014 से पहले गुजरात बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री थे, सबको मालूम। सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी 10 साल से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 तक थी। बीजेपी ने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हार गई, 2004 का भी, 2009 का भी। अब बीजेपी के पास में कोई भी बात जो देश में रख सके वो नहीं थी। बीजेपी के नेता पीछे हो गए, बीजेपी के नेता एक तरह से हार मान गए, बड़े बड़े नेता। उसके बाद में एंट्री शुरू होती है 2012 से संघ की, आरएसएस की, क्योंकि 2 चुनाव लड़ चुके थे, क्योंकि जड़े जो हैं वो आरएसएस में।
आरएसएस ने बड़ा प्लान बनाया सैनिकों के नाम से, क्योंकि पूरा भारत देश देशभक्ति में तत्पर है। देशभक्ति की बात इनके दिमाग में डाल दो, बस उसके पीछे हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कार मिले हैं वास्तव में हम देशभक्ति की तरफ। और 2012 के अंदर ओआरओपी की मांग ने जो मांग थी उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वैसे तो ओआरओपी की मांग 2008 या 9 में शुरू हुई थी, पर 2012 में इस मांग ने बड़े लेवल पे पूरे देश का ध्यान खींचा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं करी, सैनिकों का सम्मान नहीं करी, सेना का सम्मान नहीं कर रही। अनगिनत सोशल मीडिया पूरी खोल दी विपक्ष ने। और जो ओआरओपी की जो मांग लेके चल रहे थे रिटायर्ड ऑफिसर, उनकी एक मीटिंग होती है संघ के साथ में, और वहां से पूरी प्लानिंग बनती है। इस प्लानिंग का बीजेपी के बड़े नेताओं को भी पता होता है। मनोहर जोशी है, आडवाणी जी हैं, सबको मालूम होता है। और 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली का उद्घोष कर दिया जाता है। इसमें बीजेपी को कोई बड़े लीडर नहीं मिलेंगे जो नेशनल के थे, पर संघ यहां पर पूर्व सैनिकों के कंधे से, और पूर्व सैनिकों को भी गुमराह करने वाले उनके पूर्व अधिकारी थे। एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री इस रैली से घोषणा कर दी जाती है ओआरओपी के लिए, और यह मांग बड़ा जोर पकड़ती है। कांग्रेस को समझ में आता है 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली। कांग्रेस आनंद फानन में अलग अलग नोटिफिकेशन निकालती है, संसद के अंदर बयान देती है, ये है वो है। कांग्रेस के वो बयान धरे के धरे रह जाती है भाई। उस समय एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री घोषित करने वाले कौन थे? पूर्व सैनिक। उसके अनुसार कुछ और भी बातें होती हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो जो हम रैली करवा रहे हैं, हम का मतलब जो अधिकारी, जो रिटायर्ड कर्नल जनरल जो रिटायर्ड थे वो रैली करवा रहे थे, उनको सेट किया जाएगा। पार्टी आते ही राज्यपाल है, सांसद है या और कुछ है। और भाई 2014 का इलेक्शन में बहुत सारे जो रेवाड़ी रैली में पूर्व जनरल थे, उनको किसी को गाजियाबाद से उतारा गया, किसी को कहीं से उतारा गया। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत सारों को राज्यपाल बनाया गया, सबको बनाया गया सत्ता में आने के बाद में। आज भी लेह लद्दाख का आप राज्यपाल देखोगे, सर्च करके देखोगे तो वो सब ओआरओपी रेवाड़ी रैली से निकले हुए। रेवाड़ी रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी घोषणा करते हैं कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान नहीं करना जानती, सैनिकों का मनोबल गिरा दिया। दिल्ली से बॉर्डर के ऊपर आदेश जाते हैं, उसके बाद में वो उनको जवाब देते हैं। इस तरह का पूरा माहौल तैयार कर दिया और भाई बीजेपी पार्टी सत्ता में आ गई। अब दो चीज थी उसमें। कोश्यारी कमेटी ये कह रही थी कि ओआरओपी क्यों देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए। तो कोश्यारी कमेटी जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, वो उत्तराखंड के बीजेपी के नेता हैं, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे, और कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी केंद्र को, कांग्रेस सरकार में, उन्होंने क्या लिखा कि सेनाओं को नौजवान रखने के लिए सैनिकों को कम उम्र में रिटायरमेंट करना पड़ता है,
और कम उम्र में रिटायर करने के बाद में इनके पास में पूर्ण रोजगार के साधन नहीं है। इनकी जो पेंशन है वो बहुत ही कम है, जबकि ये वो सैनिक हैं जो बॉर्डरों पे खड़े होके भारत मां की जिन्होंने रक्षा करी। इनके गुजारे के लिए ओआरओपी इनको देनी चाहिए। पर भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहीं भी उस कमेटी के रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि 60 साल वालों को ओआरओपी मिलनी चाहिए। इसी को 15 सितंबर 2013 की रैली में घुमाया गया। उस समय क्योंकि सत्ता में आना था बीजेपी ने, और बीजेपी ने वो बातें मान ली। सत्ता में आ गई बीजेपी 2014 में। आने के बाद उसने देखा कोश्यारी कमेटी को कि यार ये हो क्या रहा है, ये तो छोटे रैंक के सैनिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, और इसमें तो सारे के सारे 60 साल वाले खड़े हो गए जिनकी लाखों में पेंशन है, पूर्ण रोजगार है, कैंटीन है, क्लिनिक है, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां हैं, उससे भी ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। दिमाग खराब हो गया, चूड़िया चढ़ गई बीजेपी सरकार के कि यार ये हुआ तो हुआ, क्या हुआ, वादा तो कर दिया, अब कैसे करें इसको। उस समय बीजेपी सरकार को फिर गुमराह किया गया और दबाव बनाया गया 1 रैंक ऑन पेंशन में। और उसका जो फायदा हुआ वो छोटे रैंक के जो सैनिक है 900 रुपये से 1900 रुपये, जेसीओ रैंक को 298 रुपये, जबकि जो पूर्व सैनिकों की जो टोटल संख्या बल है उसमें 97% सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरेडी और 3% अधिकारी फिर भी दबाव बनाने में कामयाब रहे, बल्कि 97% कामयाब नहीं रहे दबाव बनाने में, क्योंकि 97% रेवाड़ी की रैली में कुर्सी और दरी में लगे हुए थे। आप आज भी गूगल करोगे तो उस स्टेज के ऊपर कोई सूबेदार मेजर भी नहीं बैठा था, जबकि सूबेदार मेजर के बगैर तो कोई दरबार शुरू नहीं होता। किसी भी 28 लाख पूर्व सैनिकों में से आवाज नहीं निकली 15 सितंबर को कि भाई हमारा भी एक बंदा ऊपर ले लो, माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी एक बंदा हमारा भी बैठा लो ऊपर है, हम भी बताएंगे अपनी किसी कमेटी में शामिल नहीं। 2014 के बाद में बीजेपी सरकार ने बहुत सोचा कि नहीं, इसका हक तो जवानों की तरफ जाना चाहिए। उसी समय धरना प्रदर्शन चल पड़ा, कहां पे, जंतर मंतर। आनन फानन में एक टेबल जारी कर दी, उसमें जवानों को तो कोई बढ़ोतरी थी नहीं, जेसीओ रैंक को 0 थी। उसी समय सबका सैनिक संघ रस कमेटी के नायक हरपाल एक छोटी से, जो आज तो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, वो तहसील थी तरनतारण से, वहां से बंदे लेके पूछता है और 12 दिन की भूख हड़ताल करता है। मेजर जनरल का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन के बराबर में, उससे सरकार को फिर दिमाग में आती कि ये तो बात समाज में पूछ गई, और वो टेबल फिर दूसरी बार निकालती है जिसके अंदर जवानों को 1900 रुपये का फायदा होता है, जेसीओ रैंक को 298 रुपये का। अब जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चला, उसमें से कुछ जर्नलों को सरकार ने सेट नहीं किया, ना सांसद बनाया, ना राज्यपाल बनाया, ना कुछ और। आज भी उनकी लालसा उसी तरह से है। आज भी वो जंतर मंतर पे होके हुंकार भरते हैं, मेरा जवान मेरी सैनिक की दुआ माता। नहीं, वो उनके लिए नहीं भर रहे। उनके अंदर जो गुबार है गुस्से का है कि हमने 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली करी, प्रधानमंत्री बना दिया, और हम एक एमएलए भी नहीं बन सके, एक सांसद भी नहीं बन सके, एक राज्यपाल भी नहीं बन सके। इसके बाद में आप लोग सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में जाओगे तो उन्हीं व्यक्तियों ने इस ओआरओपी को कोर्ट में लेके चले गए। और कोर्ट में क्यों लेके गए, ये इस बात पे कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा और ना ही समझना चाह रहा। 78 पेज का फैसला आता है, ना किसी 28 लाख पूर्व सैनिकों को यह पता कि वो केस कराया क्यों था,
उस केस में मांग क्या थी मेजर जनरल साहब की, और उस केस का फैसला क्या है, इसमें कोई भी अंदर नहीं घुसना चाह रहे। ना तो उसमें पूर्व सैनिकों की कोई मांग थी, ना कुछ और था। लास्ट में जो जजमेंट आया न्यायालय से, वो क्या आया, वो 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन निकला है भारत सरकार का, वो बिल्कुल जायज, उसमें कोई कमी नहीं। और उस नोटिफिकेशन में क्या है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बाहर कर दो, तो स्टैंप लगी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पे। जुलाई 2014 के बाद में जो भी प्रीमेच्योर ऑन रिक्वेस्ट आया है पेंशन, वो आरोपी के दायरे से बाहर है। ना उनको 2019 में मिली, ना जुलाई 2024 में उनको मिलेगी। अब इसके ऊपर स्टैंप लगाने वाला कोड है, इस पे भी नहीं जाती आप लोग कि इस केस को लेके कौन गए। 2022 में फैसला आता है, वो आरोपी लागू हो जाती है, प्रीमेच्योर को बाहर कर दिया जाता है, चलती। 14 नवंबर 2022 को बड़ी एक रैली जंतर मंतर पे होती है, सबका कमेटी के द्वारा पूरे देश को आह्वान किया जाता है, कोई भी कमेटी बाहर आओ, अपने जायज हकों की हुंकार भरो संविधान के दायरे में। कोई बाहर नहीं आता। 20 फरवरी से फिर धरना प्रदर्शन चल पड़ता है। इसी दौरान 5 स्टेट के इलेक्शन भी, चुनाव भी हो जाते हैं। आरोपी बनाम मोदी जी 5 स्टेट के अंदर, 2 स्टेट के अंदर कहते हैं हमने 50,000 करोड़ दे दिया। विधानसभा के इलेक्शन में वो 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाती हैं। वाक्य में दिमाग है। जंतर मंतर पे धरना चलता रहता है। उसके बाद में 8-10 महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में 70,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ में पहुंच जाते हैं मोदी जी। लोकसभा का चुनाव चला 2.5 भी नहीं। अब ये सवाल आज के दिन जो ग्राउंड का, जिसने एड़ी पंजे पे भारत माता की रक्षा करी है, वो बीजेपी के सांसदों से पूछ रही है। मेरे पास में बहुत सारी वीडियो आ रही कि हमारे को श्वेत पत्र दिखाओ कि 1,20,000 करोड़ रुपया किस वर्ग को दिया। मैं तो रिटायर नायक हूं, मेरे नायक जो पूरे देश में है उनको कितना रुपया दिया, सिपाही को कितना दिया, हवलदार को कितना दिया, जेसीओ को कितना दिया। अभी वो सांसद भी चुप मार जाते हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ा? जो 13 महीने जो आंदोलन चला, जो भाई उंगली उठाते ना कि 13 महीने में सरकार ने नहीं सुनी, उनके लिए कान खोल के सुन लो। 3 जुलाई 2024 को मोदी सरकार 0.3 की मीटिंग होती है कैबिनेट की, आरोपी के लिए मंजूरी देती है 4-5 दिन पहले। और 5 जुलाई को दिल्ली के अंदर सीडीएस की मीटिंग होती है। सीडीएस समझते हो? और सीडीएस स्वीकार करते विसंगतियां हैं। तो सीडीएस को कैसे पता लगा कि विसंगतियां हैं? सीडीएस साहब को पता लगा, जो आप 13 महीने दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर भूखे प्यासे संविधान के दायरे में अपने न्याय के लिए बैठे रहे। क्या आप सोचते हो कि मोदी जी को नहीं पता इस बात का? राहुल गांधी को भी पता है। राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो में बोला है। उसके बाद में जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे पूर्व कर्नल जनरल, उन्होंने उसको दबा लिया राहुल गांधी को कि नहीं ये बात नहीं कहनी कि जवानों को फायदा नहीं हुआ आरोपी में। और राहुल गांधी ने आज तक ये बात नहीं कही, यहां तक उनके घोषणा पत्र में भी ये बात नहीं थी। तो कोई भाई ये सोचता है ना कि 13 महीने के आंदोलन ने
दीवा नहीं जलाया तो दीवा जलाया, रोशनी करी 28 लाख पूर्व सैनिकों के साथ साथ में जो आज विसंगतियों को स्वीकार कर रही। नहीं तो विसंगति तो भाई 2015 के अंदर 555 सर्कुलर आया था, तब से विसंगतियां हैं, और आज 2024 हो गया। पहले क्यों नहीं विसंगतियां स्वीकार की सरकार ने? क्यों नहीं करी? ये जवाब मैंने उनसे चाहिए जो भाई हमारे पैर खींचता है, सबका कमेटी के पैर खींचता है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मतलब नेशनल, उनके पैर खींचता है कि आज उन्होंने पूरे देश को जगाने के साथ साथ में सरकार को भी जगाया है, और उसके साथ में जो हमारे सम्मानित अधिकारी हैं उनको भी जगाया है कि वो स्वीकार कर रहे हैं विसंगतियां। अब ओआरपी बनाम मोदी जी कैसे? अगर मोदी जी 13 महीने के आंदोलन को एक बार सुन लेते, उन पूर्व सैनिकों से बात कर लेते और उनको आश्वासन दे देते कि भाई तुम्हारे साथ में जो भी भेदभाव हुआ है, जो भी असमानता हुई है, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कि आप लोगों को न्याय देने के लिए मैं 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित करता हूं संविधान के दायरे में, और जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसको स्वीकार करेंगे। यकीन मानना, जो आज ये 240 सीट लेके आए हैं ना, ये 400 पार जाते, 400 पार, क्योंकि पूर्व जो सैनिक 28 लाख, उसके बाद में सैनिक विधवा माता बहनें, 5 करोड़ वोटर 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हमारा राजस्थान, उत्तर पश्चिम, बिहार की कुछ सीटें हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा की सीट है। बहुत सारी सीटें हैं जिन पे पूर्व सैनिकों की तादाद 50,000 से ऊपर है लोकसभा में, और इनको झटका दिया 81 सीटों पे। ये है सच्चाई कि कहां से क्या चला। बैंड बजाने से, यूट्यूब पे ऊपर अलग अलग चीजें दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इससे कुछ सोल्व नहीं होगा, ना आपके अकाउंट में कोई रुपया आएगा, ना आपको समानता मिलेगी, ना आपके अधिकार मिलेंगे। और पैसे की मैं कभी बात नहीं करता, मैं करता हूं आत्मसम्मान की बात, समानता की बात करता हूं, न्याय की बात करता हूं। अरे न्याय के लिए तो और समानता के लिए तो गुलाम भारत में लाखों क्रांतिकारी हंसते हंसते इस भारत माता के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए। उनको पैसा चाहिए था, उनको भारत देश आजाद चाहिए था, उनको मानव अधिकार चाहिए थे, उनको समानता चाहिए थी, उनको न्याय चाहिए था, आत्म सम्मान चाहिए था। ये मोदी बनाम ओआरपी हो चुकी है। अगर ओआरपी 3 को वो लागू करेंगे विसंगतियों के साथ में, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के ऊपर आएगी बात कि 13 महीने का आंदोलन चल पड़ा, जबकि उनके पास में सारी खबरें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 750 सांसदों को मांग पत्र दे दिए। जो एजेंसियां हैं वो कोई दही पकोड़े थोड़ी खा रही हैं, वो यही रिपोर्ट दे रहे हैं किस जिले के अंदर कितने हजार पूर्व सैनिक इकट्ठे हो गए। कलेक्टर ऑफिस में पूछे, सांसद के पास में पूछे, रोड जाम कराया, क्या नहीं कराया। 14 महीने जंतर मंतर में भूखे पैसे बैठे रहे। क्या सोचते हो आप? प्रधानमंत्री को इस बात के बारे में नहीं पता क्या? कुछ तो सोच लिया करो। एक एक बात का पता है गली में क्या हो रहा है। एक सीओ 850 जवानों पे कमांड करता है। सीओ की 2 ही आंखें, पर उसकी और भी आंखें, बढ़िया हो गया, बार्बर हो गई, धर्मगुरु हो गए, और जो सुबह सुबह उठते ही खबर पहुंचाने वाले हो गए। उनको सब पता लग जाता है सीओ को
कि किस बारीक में कौन सा काला बक्सा ऊपर किया गया, कौन सी लाल बोतल या कौन से 8 है या 9 है या 100 है, वो निकाल कर किसने क्या किया। ऐसे सरकार भी यही है, सरकार के पास में सारी खबरें होती है। पुरुष सैनिक भाइयों, मैं संविधान के दायरे में अपने न्याय और समानता के लिए आप लोगों को जागरूक करता रहूंगा, कोई साथ दो या ना दो, पर मैं भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाता रहूंगा। कोई लात खींचो, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। बहुत सारे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरी जो लात खींचते हैं या विरोध करते हैं वो 102% हमारे पूर्व जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं और खुल के बोलता हूं कि मेरी जो लात खींचने वाले हैं वो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, और उन्हीं के कारण जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष पूरे देश में बैठे हैं, जो अन्न की जायज मांगे भारत सरकार तक नहीं गई। पूरे देश में सिपाही से लेके हौलदार रैंक तक एक भी जवान नहीं पाएगा। 2 जवान थे, वो आजकल चुप भी हो गए बेचारे। 86% हैं, 86% सिपाही से हौलदार, पर एक भी जवान मेरा विरोध करता नहीं मिलेगा, ना मेरी लात खींचता मिलेगा कभी। ये कहते हैं कि भाई कपिल अपना रूप है तू, कोई मेरा पहले कई सालों पहले कोई हौलदार आ गया किसी भी एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से, किसी से भी, वो भी आशीर्वाद देते हैं 20 साल पहले रिटायरमेंट आ गया ना। भाई तू अपना रूप है, अपना रूप है। 3 फित्ती अपना लागी, 2 फित्ती अपना लागी, 1 फित्ती अपना लागी, अपना रूप है। और तू कहीं ना कहीं जो शब्द हमारे दिल में उठते हैं और जुबान से नहीं आते, नहीं बढ़ पाते, तू उन शब्दों को धागे में पिरो के और भारत सरकार तक पहुंचा रहा है। तो हमारे को गर्व है कि हमारा कोई जवान भाई आज इस लेवल तक हमारे को गर्व, आत्मसम्मान, समानता, अधिकारों की बात करता है। तो भाई मेरे पीछे बहुत, मेरे जो पूर्व सिपाही से हौलदार है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैं इनको प्रणाम भी करता हूं और सारी चीजें भी करता हूं कि वाक्य में ये हैं। एक भी को में आप चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरे को गाली लिखता हुआ मिले ना, या आप सबूत के तौर पे उनसे ये पूछ लेना कि आपका रैंक क्या है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। सैनिक भाइयों नमस्कार।